जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि जून 2021 में किस राज्य में उगाया गया मियाजाकी आम चर्चा में रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आम है ये अभी मध्य प्रदेश में उगाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस होता है हर साल 19 जून को, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस देश की सरकार ने जून 3 को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। तो इसे घोषित किया है अमेरिका ने, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये पुरस्कार मिलेगा श्याम सुंदर ज्ञानी को, जो कि राजस्थान के हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक के लिए किस देश को भारोत्तोलन खेल में शामिल होने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो इस देश का नाम है रोमानिया और ये बन गया है चौथे नंबर का देश, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया। तो ये दिवस अभी मनाया गया है 20 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसे यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है सुमिता मित्रा को, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार के द्वारा सीएम महिला उद्यमी योजना व सीएम युवा उद्यमी योजना इन दोनों को लॉन्च किया गया। तो इसे भी लॉन्च कर दिया है बिहार राज्य की सरकार ने, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में चर्चा में रहा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क 2022 से 2031 किस संगठन से संबंधित है। तो इसको अभी एक्सेप्ट किया गया है FAO के जो मेंबर देश हैं, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका होता है हर साल 21 जून को, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि केंद्रीय कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को अलग अलग कितनी कंपनियों में पुनर्गठित करने की घोषणा कर दी है। तो ये आपकी 7 कंपनियों में पुनर्गठित होगी, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इन्होंने बना दिया है युवराज सिंह को, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का वर्ष 2022 तक कितने गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये है 175 गीगावाट का, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 2021 के अक्टूबर महीने में प्रकाशित होने वाली पुस्तक द नटमेग्स कर्स पैराडाइज फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस, इसके लेखक कौन है। तो इसे लिखा है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता अमिताभ घोष ने, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। और आखिरी प्रश्न था कि किस राज्य की सरकार के द्वारा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति इस अभियान की शुरुआत की गई। तो इसको शुरू कर दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। डेली मेरी यहाँ पर क्लास होती है 12 बजे वाली जो क्लास हो रही है, इसमें हम लोग ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसके साथ साथ 2020-21 के जो करंट अफेयर हैं ग्रुप डी के लिए उनको डिस्कस करते हैं। और 3:30 बजे वाली क्लास में आपका लाइव टेस्ट होता है पिछले 6 माह के करंट अफेयर का, तो उसमें शामिल होकर के आप भी अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा अपनी तैयारी को वहाँ पर जा सकते हैं। 23 जून से SSC कैटेगरी में आपके नए बैचेज की शुरुआत हो रही है। तो अगर आप लोग SSC, रेलवे, बैंक, इसके अलावा आपके भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें से किसी का भी सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो बस आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद में कोड यूज़ करना है KV10। तो इससे आपको 10% का जो डिस्काउंट है वो अनअकैडमी की तरफ से मिलेगा, बाकी 10% का जो एडिशनल कैशबैक है वह भी आपको मेरी तरफ से दिया जाएगा। तो टोटल 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आप इन सभी ऑफर को अगर चाहें तो अवेल कर सकते हैं। सारे कोर्सेज की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए तो अब इस क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो इस दिवस की अगर हम लोग बात करें तो हर साल 21 जून को ये मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट।
अब हाइड्रोग्राफी है क्या? तो ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से हम लोग स्थल के ऊपर चलने के लिए नेविगेशन का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे जहाज वगैरह होते हैं या फिर नाव वगैरह होते हैं, उनको समुद्र में चलने के लिए नेविगेशन की ज़रूरत होती है। तो उसी नौ संचलन के बारे में जो सुरक्षाएं होती हैं, उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये दिवस शुरू कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संघ की मांग पर 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको घोषित किया गया था और 2006 में ये पहली बार मनाया गया था। इस बार का विषय क्या है? तो इस बार का विषय है 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। अब 100 ईयर का मतलब क्या है? तो ये जो आप संगठन देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संघ, इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, यानी कि इस साल ये अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ को मना रहा है। तो उसी के ऊपर थीम भी आपकी आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, 21 जून को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में भारत ने किस देश के साथ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इस मोटो के साथ में एक नौसेना अभ्यास की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत हुई है जापान के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान आपको ये रखना है कि जो हमारा हिंद महासागर का रीजन है, यानी कि ये हमारा भारत हो गया, इसके नीचे वाला जो पूरा रीजन है, इसमें हम लोग जापान की नौसेना के साथ में मिलकर के अभ्यास कर रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, हमारे देश से इसमें INS कुलिस शामिल हुआ है, यानी कि इंडियन नेवल शिप कुलिस शामिल हुआ है। जापान की तरफ से JS कस्मा इसमें शामिल हुआ है। जापान वह देश है जिसके साथ में हम सबसे ज़्यादा सैन्य अभ्यास करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, धर्म संरक्षक जिसे हम लोग धर्मा गार्जियन कहते हैं, सिन्यू मैत्री, जिमेक्स हो गया, मालाबार हो गया, सहयोग काजिन हो गया, तो ये सारे अभ्यास हम लोग जापान के साथ में करते हैं। टोटल इनकी संख्या है 5। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे अभ्यास हम लोग करते हैं जापान के साथ में। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस वर्ष तक टीबी के वैश्विक उन्मूलन का लक्ष्य है? टीबी यानी कि जो आपका तपेदिक होता है, जिसे आप लोग ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, तो इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा है WHO ने 2030। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अब इसको हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं? दरअसल अभी WHO के द्वारा एक वर्चुअली प्रोग्राम आयोजित किया गया। प्रोग्राम का नाम क्या था? तो इसका नाम था ग्लोबल टीबी प्रोग्राम, और इसमें जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वह वर्चुअल तरीके से ही शामिल हुए थे। अच्छा, भारत का क्या टारगेट है, ये भी आपको याद रखना है। तो भारत ने ये टारगेट रखा है कि 2023 तक हम लोग बना लेंगे टीबी की वैक्सीन। तो वैक्सीन हम लोग देंगे अपने देश के लोगों को, उसके बाद में 2025 तक हम लोग टीबी से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा भारत सरकार के द्वारा टारगेट रखा गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान रखना है कि जो टीबी होती है वह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के एक बैक्टीरिया से होती है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है जिसे हम लोग ट्यूबरकुलोसिस, टीबी या फिर तपेदिक या क्षय रोग के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसे ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है अभी मिला है हमारे केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अब ये जो पुरस्कार है, पहले तो यही ध्यान रखना है कि किसके द्वारा ये दिया जाता है। तो एक आपके यूरोप की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सेंट्रल यूरोपियन विश्वविद्यालय। तो इसी के द्वारा यहाँ पर के शैलजा को ये पुरस्कार मिला है। क्यों मिला होगा? तो ये आप खुद से भी गेस कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल जो कोविड-19 पैंडेमिक फैला था, यानी कि जो पहली वेव थी कोविड-19 की, उस दौरान केरल ने बहुत अच्छा कार्य किया था, और उस केरल के अच्छे कार्य में यहाँ पर के शैलजा जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। याद होगा अगर आपको, तो पिछले साल भी प्रॉस्पेक्ट्स मैगजीन के द्वारा एक रिपोर्ट आई थी, उसमें हमारी के शैलजा कोविड-19 की लड़ाई में रही थी शीर्ष पर। तो ध्यान रखिएगा, अभी इनको यहाँ पर सेंट्रल यूरोपियन विश्वविद्यालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन सी के शैलजा हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसको नामित किया गया है? तो यहाँ पर नामित हुए हैं योजना आयोग के हमारे पूर्व उपाध्यक्ष, नाम इनका है मोन्टेक सिंह आहलूवालिया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये समिति किसके लिए बनी है, आइए पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा कि हमारी पूरी दुनिया इस समय जलवायु परिवर्तन के संकट से जूझ रही है। इसके अलावा चाइना ने कोविड-19 का वायरस भी भेज दिया।
तो इस समय दुनिया के सामने जो दो सबसे बड़ी चिंताएं हैं उनमें से एक आपका है कोविड-19 और दूसरा यहाँ पर है जलवायु परिवर्तन। तो यहाँ पर अभी IMF ने विश्व बैंक के साथ में मिलकर के एक यहाँ पर हाई लेवल की कमेटी गठित की है और उस कमेटी में हमारे मोंटेक सिंह आहलूवालिया भी शामिल हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी IMF में मुख्य अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है गीता गोपीनाथ, वह भी इसमें यहाँ पर शामिल हैं। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है, मोंटेक सिंह आहलूवालिया और गीता गोपीनाथ इस हाई लेवल कमेटी में शामिल हैं। तो बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर रहा है शीर्ष स्थान पर। तो ध्यान रखेंगे इसमें हमारे कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु, यह रही है आपके पहले स्थान पर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये जो रिपोर्ट है उसको जारी किया सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने और 2020 के लिए इसको जारी किया गया है। अच्छा, जाहिर सी बात है ये रिपोर्ट है तो कुछ पैरामीटर पे होगी। तो पैरामीटर आपका रहा है जीवन की गुणवत्ता कैसी है, आर्थिक क्षमता वहाँ पे लोगों की कैसी है, स्थिरता कैसी है और जो भी वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनकी धारणाएं कैसी हैं। तो उन सभी के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। सबसे बेहतर हमारे देश में जो रहने लायक शहर है वो आपका बेंगलुरु है, दूसरे स्थान पे है आपका चेन्नई, तीसरे स्थान पे इसमें क्या रहा है शिमला रहा है, चौथे स्थान पे आपका भुवनेश्वर रहा है उड़ीसा की राजधानी और पाँचवें स्थान पे रहा है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो शुरुआत के 2-3 आप कम से कम याद रखेंगे। बेंगलुरु यहाँ पर रहा है शीर्ष पर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 का खिताब है इसको किस खिलाड़ी ने जीता है। तो इसे अभी जीत लिया है नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टप्पन ने, जो कि रेड बुल के हमारे खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने इस टूर्नामेंट को यहाँ पर जीता है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो साल का ये 7वां फार्मूला 1 रेसिंग था, यानी कि 7वां था और इसको यहाँ पर जीत लिया है मैक्स वर्स्टप्पन ने। और आपको ध्यान रखना है कि लुइस हैमिल्टन जो कि यूके के आपके मर्सिडीज के ड्राइवर हैं ये इसमें दूसरे स्थान पे रहे और सर्जियो पेरेज जो कि हैं मैक्सिको के रेड बुल के ये भी ड्राइवर हैं, ये इस दौड़ में रहे हैं तीसरे स्थान पे। तो ध्यान रखिएगा मैक्स वर्स्टप्पन यहाँ पर रहे हैं विजेता। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसके द्वारा पुस्तक बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स इसका विमोचन किया गया। तो ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किया है उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। दरअसल ये जो पुस्तक है उसको लिखा है एक ब्यूरोक्रेट ने। तो एक हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, इसके अलावा सूचना और जनसंपर्क विभाग के ये सचिव हैं, नाम इनका है विष्णुपद सेठी। तो उन्हीं के द्वारा ये किताब लिखी गई है और इसका भी विमोचन CM नवीन पटनायक जी ने किया है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसके द्वारा सामान्य चुनाव 2019 इंडिया एंड एटलस इसको जारी किया गया। तो इसे अभी जारी किया है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने और जो हमारे 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं यानी कि राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे, इन तीनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से इसको जारी किया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ई यानी कि ABC तीनों हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसके बारे में। दरअसल इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, जो हमारा 2019 में आपका चुनाव हुआ था तो उसके यहाँ पर डेटा है और जो भी आपके स्टेटिस्टिकल फिगर्स हो सकते हैं उस चुनाव से संबंधित उन सभी को इस एटलस में शामिल किया गया है। तो चुनाव आयोग के जो हमारे 3 लोग हैं उन्होंने इसको जारी किया है। अगर हम लोग इस यहाँ पर एटलस की बात करते हैं तो आपके 42 थीमेटिक मैप हैं यानी कि जो हमारे चुनाव के ऊपर आधारित हैं और 19 टेबल में सारे डेटा को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ई हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो दिवस होता है वो आपका होता है हर साल 18 जून को। कब होता है? 18 जून को ये मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अब गैस्ट्रोनॉमी के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि ये हमारी पाक कला से संबंधित एक तरीका है, यानी कि आपके भोजन बनाने की जो कला होती है उसी से जुड़ा हुआ होता है गैस्ट्रोनॉमी। तो उसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2016 में इसको घोषित किया गया था और हर साल इसको हम लोग 18 जून को यहाँ पर मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में सेंट्रल बैंक के द्वारा हस्तांतरित सरप्लस के मामले में हमारा देश किस स्थान पे रहा है। तो ये आपका रहा है दूसरे स्थान पे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ये थोड़ा सा मामला क्या है, आइए इसको समझते हैं।
आप सभी को ये पता होगा कि हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है जिसके द्वारा हमारे देश के जो भी बैंक होते हैं उन सभी को यहाँ पर रेगुलेट किया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि केंद्रीय बैंक है, सारे बैंकों को रेगुलेट करता है, तो इसके पास में अच्छा खासा पैसा भी होता होगा। तो क्या होता है कि जो ये हमारे बैंक होते हैं केंद्रीय बैंक, इनके द्वारा अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सरकार को वहाँ के ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अभी आपने सुना होगा कि जो हमारा आरबीआई है उसने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 99,122 करोड़ रुपए दिए हैं भारत सरकार को। तो ये जो आपकी राशि है हमारे टोटल जीडीपी का है 0.44%। कितना है? 0.44%। तो इस प्रकार से हम लोग रहे हैं दूसरे स्थान पे। सवाल ये उठता है कि पहले पे कौन रहा है? तो पहले पे आपका रहा है टर्की। टर्की का जो केंद्रीय बैंक है उसने जो सरकार को पैसा ट्रांसफ़र किया है वह टर्की के कुल जीडीपी का 0.5% रहा है। तो इसीलिए टर्की आपका पहले स्थान पे रहा और 0.44% के साथ में आरबीआई यहाँ पर रहा है दूसरे स्थान पर। तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है कि जून 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक में जमा धन के मामलों में भारत किस स्थान पे है? तो यहाँ पर हमारा देश पहुँच गया है 51वें स्थान पर। किस पे? 51वें स्थान पे। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आपको याद होगा कि जब 2014 के चुनाव होने वाले थे तो उस समय पीएम मोदी के द्वारा ये नारा दिया गया था या उन्होंने ये कहा था कि अगर पूरा काला धन आ जाता है तो लोगों को यहाँ पर 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो उस समय की राशि थी वह 3 गुना बढ़ गई है, यानी कि अब जब आपको पैसा मिलेगा सरकार के द्वारा तो वह बढ़ करके हो जाएगा 45 लाख। जाहिर सी बात है अगर जमा राशि 3 गुना बढ़ी है तो आपको मिलने वाली जो राशि है वो भी हो जाएगी यहाँ पर 45 लाख। तो ध्यान रखेंगे अभी स्विस बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया कि हमारे देश के लोगों का 20,000 करोड़ से ज़्यादा जो काला धन है वह यहाँ पर जमा है। यूके यहाँ पर पहले स्थान पे है जिसका सबसे ज़्यादा धन यहाँ पर जमा है और अमेरिका यहाँ पर रहा है दूसरे स्थान पर। तो ध्यान रखेंगे हम लोग इसमें रहे हैं 51वें स्थान पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जून 2021 में किस देश में विश्व का जो सबसे बड़ा हीरा है उसको खोजा गया है? तो ये जो विश्व का सबसे बड़ा हीरा है इसे खोजा गया है बोत्सवाना में। कहाँ पर? बोत्सवाना में खोजा गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल एक कंपनी है जिसका नाम है देवस्वाना डायमंड कंपनी। ये जो देवस्वाना डायमंड कंपनी है आपके अफ्रीका और बोत्सवाना की 2 कंपनियां हैं, उनकी यह एक जॉइंट वेंचर है, यानी कि उन दोनों का यह एक संयुक्त उद्यम है और इसी के द्वारा अभी दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा हीरा है इसकी खोज की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हीरा है और कंपनी के द्वारा ये जो हीरा है वह आपके बोत्सवाना के पीएम को यहाँ पर सौंप दिया गया जिनका नाम है मोक्सेसी मसीसी। तो उनको ये हीरा अभी दे दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? तो 1905 में दक्षिण अफ्रीका में ये खोजा गया था जो कि 3106 कैरेट का था और इसका नाम था कलिनन पत्थर। ठीक है, कलिनन पत्थर इसका नाम रखा गया था, सबसे बड़ा था। उसके बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा है वह आपके 2015 में खोजा गया था बोत्सवाना में और इसका नाम है लुकारा डायमंड और ये आपके 1109 कैरेट का रहा है। इस समय जो खोजा गया है ये आपके 198 कैरेट का है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी यानी कि बोत्सवाना हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में फ्लीट अवार्ड समारोह में किस शिप को बेस्ट शिप का अवार्ड दिया गया? तो ये जो बेस्ट शिप का अवार्ड है ये अभी मिल गया है आईएनएस सह्याद्री को, यानी कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि अभी आपके अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया जिसमें जो बेस्ट शिप का अवार्ड है ये आईएनएस सह्याद्री को मिला है। अगर हम लोग मोस्ट स्प्रिंटेड शिप की बात करते हैं यानी कि जो सबसे ज़्यादा चलता है तो वो आपका मिला है आईएनएस कमोरता को। और अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट कार्वेट कौन से रहे हैं तो उनमें हमारे 2 रहे हैं, एक तो है आईएनएस किंटलन और दूसरा है आईएनएस खुखरी। तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि बेस्ट शिप का जो अवार्ड है वो मिला है आईएनएस सह्याद्री को। तो इस तरीके से आज का जो हमारा करंट अफेयर था वो समाप्त होता है। अब आइए कल के प्रश्नों का उत्तर हम लोग जान लेते हैं। पहला प्रश्न था कि भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये कौन सा है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। इसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्या नाम है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अगला प्रश्न था कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 1 अप्रैल 1973 को उस समय की जो पीएम थी इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी टाइगर के संरक्षण के लिए।
अगला प्रश्न है कि भारत में जो कुल टाइगर हैं, टाइगर रिजर्व हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या पहले 50 हुआ करती थी, लेकिन इस साल जो आपके तमिलनाडु में श्रीविल्लीपुतूर है वहां पर एक नया टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा हुई है, तो इनकी संख्या अब हो जाएगी 51। और आखिरी प्रश्न था कि भारत की जो सबसे लंबी झील है उसका नाम क्या है? तो इस झील का नाम है वेम्बानद लेक और ये आपको मिलेगी केरल में, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि रायमोना राष्ट्रीय पार्क आपको किस राज्य में मिलेगा? पुर्तगाल देश के इस साल एक बार फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? एंटोनियो देश की जो इस साल पहली महिला पीएम बनी है उनका नाम क्या है? और नाभिकीय आपूर्ति समूह यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी अनअकैडमी के ऊपर अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करना होगा तो मुझसे एक बार आप लोग कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा, जिससे मैं वहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।